नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। अगले महीने की शुरुआत से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। सरकार की ऐसी योजना है कि जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खोल दिए जाएं। तो क्या कुछ योजना है सरकार की स्कूल खोलने को लेकर? क्या कुछ सरकार ने सोचा है? शिक्षा मंत्री कंवरपाल से हमने इस बारे में खास और एक्सटेंसिव बातचीत की है। आइए देखते हैं वो एक्सक्लूसिव बातचीत। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं शिक्षा से जुड़े मुद्दों को, और वहीं जो इस समय हरियाणा की राजनीति में जो मुद्दे गर्म हैं उन पर हम खास चर्चा करेंगे। गुर्जर साहब, पीटीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि जो स्कूलों की जो छुट्टी है वो 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। क्या जुलाई में हम मान सकते हैं कि स्कूल खुलेंगे? हाँ, निश्चित तौर से इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सारे हालात ठीक रहे तो निश्चित तौर से स्कूल खोलेंगे। सर, जिस तरह कोरोना केस में अब जो लगातार जो है घट रहे हैं, तो उसको लेकर जो है शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां हैं कि किस तरह स्कूल खोले जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, जिस प्रकार से केस घटते जा रहे हैं तो उससे मैं पूरी उम्मीद है हमें कि आने वाले 15 दिन में ये केस और भी कम, लगभग शून्य तक पहुंच जाएंगे जी। और निश्चित तौर से इससे उत्साह बढ़ेगा, अभिभावक का भी, बच्चों का भी, हमारा भी। तो उस स्थिति में निश्चित तौर से फिर हम निर्णय लेंगे स्कूल खोलने का। और जिस प्रकार से पहले हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा था तो उसी प्रकार से इस बार भी सारे नियमों का ध्यान रखेंगे। सर, इस बार जो है डायरेक्ट स्टूडेंट्स के खातों में जो है जो किताबों की जो पैसा है वो जमा कराने की बात की गई है। कब तक ये पैसा जमा हो जाएगा और कितना बजट इसके लिए रखा गया है? देखिए, पैसा जल्दी हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। 40 करोड़ से कुछ ज़्यादा पैसा है ये। और ये इसलिए है कि अब की बार जैसे हम हर बार पुस्तक देते थे, तो जो पिछला हमने टेंडर किया था किसी वजह से वो फुलफिल नहीं हुआ, कोरोना की वजह से लगा लो, दूसरी और भी कुछ कारण रहे होंगे। तो अब हमने दोबारा टेंडर किया था और अभी हमने उसका ऑर्डर देना ही था, लेकिन जब हमने उसका टाइम देखा तो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 3 महीने में ही वो इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते थे। तो ऐसे में हमें लगा कि ये काफ़ी लेट हो जाएंगे हम। तो हमने जो हमारा कर्मचारी भी हैं, जो हमारे टीचर हैं, हमने उनसे भी कहा था कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो उनसे जो दूसरी छोटी क्लास है तो वो उनकी पुस्तकें उनको दे दें, पुरानी पुस्तकें। तो उससे काफ़ी कुछ समस्या का समाधान होगा। और दूसरा हमने इसलिए कि कुछ बच्चों में से ऐसे भी मेरा मानना है कि लगभग 70 से 80% बच्चों को इस प्रकार से पुरानी पुस्तकें मिल जाएंगी और उनका काम उससे ही चल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पुस्तकें उतनी अच्छी नहीं रहती बाद में भी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मिलेगी। तो हमने उसको देखते सारे बच्चों के अकाउंट में 200 से 300 रुपये डालने का निर्णय किया, ताकि वो प्राइवेट जगह से, बुक सेलर से वो अपनी पुस्तकें खरीद लें। और जो प्राइवेट लोग हैं वो पुस्तक छापने का काम जल्दी करेंगे। और क्योंकि ज़रूरत भी थोड़ी है, कुछ दुकानों पे हैं भी पुस्तकें और कुछ छप भी जाएंगी, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। उसमें 3 महीने लगने के बजाय वो 10-15 दिन में सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि वो बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल देंगे। सर, क्या लगता है आपको 200 से 300 रुपये जो हैं वो पर्याप्त रहेंगे किताबें खरीदने के लिए? क्योंकि जिस तरह महंगाई और जिस तरह जो पढ़ाई है वो लगातार उसमें खर्चे में इजाफा हो रहा है, तो 200-300 रुपये से किताबें क्या खरीद लेगा बच्चा? मेरे ख्याल से वो ठीक तरीके से चल जाएगा काम। लेकिन हमने जितना वो पुस्तकें छापने के लिए दिया था वो ठीक है कि जो हम टेंडर देते हैं वो छपाई का उसका रेट काफ़ी कम होता है और जो वैसे थोड़ा छपता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन मैं लगभग मेरा मानना है कि वो आसपास ही है। जो बुक्स हमने लगा रखी तो वो लगभग आसपास ही है। 300 रुपये में निश्चित तौर से पुस्तकें आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि 80% बच्चों को तो ऐसे ही मिल जाएंगी पुस्तकें, कोई पैसा खर्चना भी नहीं पड़ने का, क्योंकि पुरानी पुस्तकें उनको मिल जाएंगी। टीचर भी हमारे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, पिछले जब लहर थी कोरोना की, उस दौरान जो है बच्चों ने घरों में रह के पढ़ाई की। शिक्षा विभाग की ओर से उनको टैब देने की व्यवस्था करने की बात की गई थी। दूसरी लहर भी ख़त्म होने को है, छुट्टियां हालांकि चल रही हैं, स्कूल खुल जाएंगे जल्दी, तो फिर वो जो टैब है कब मिलेंगे और फिर उनका उपयोग क्या रहने वाला है? नहीं, देखिए, टैब का उपयोग तो पूरे साल है और वो टैब हम कोई केवल कोरोना काल के लिए नहीं दे रहे हैं। अब जब हम टैब 8वीं से लेके और 12वीं क्लास तक देने लग रहे हैं सबको, 8,06,000 टैब हम देने लग रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारी योजना है कि हम इसको चला के रखेंगे इसी प्रकार से। 8वीं क्लास के बच्चों को देंगे ताकि 12वीं तक वो
उससे शिक्षा ग्रहण करने का काम करें। और उससे दूसरा फ़ायदा हमें ये भी रहेगा कि जो बच्चे हमारे पास जो बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, तो वो अपने आप ही खरीद नहीं सकते। लेकिन आज जो दुनिया है वो कंप्यूटर की दुनिया है, तो जो सिंपल लोग हैं उनके बच्चे तो खूब कंप्यूटर भी चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे बच्चों के पास भी होगा तो निश्चित तौर से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनका जो काम करने का तरीके में उसमें सुधार होगा और निश्चित तौर से उससे लाभ मिलेगा। लेकिन हमारी जो टैब देने की योजना है वो बड़ी योजना है। मैं समझता हूँ पूरे देश में शायद कभी कहीं भी किसी ने इतनी बड़ी योजना बनाई नहीं है। हम 8,06,000 टैब दे रहे, जो कि बड़े बड़े प्रदेश भी हैं वो भी कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख तक के टैब देने लग गया, और वो निश्चित करके कि किसको देना। लेकिन हम सारे बच्चे जो 8वीं से हैं वो 12वीं तक के देने लगे। पैसा हमारा सैंक्शन है, क्या माननीय मुख्यमंत्री से उसकी हमें मंजूरी मिल गई और अभी फाइल अधिकारियों से लगभग निकल गए, और जल्दी मैं समझता हूँ कि जल्दी 1 सप्ताह के अंदर अंदर शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम उसका टेंडर कर देंगे, तो जल्दी हम बच्चों को देंगे। हमारा प्रयास है, लेकिन संख्या बड़ी है तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। सर, जैसे कि अब मॉनसून लगभग जो है आ ही चुका है, तो इसके लिए जो वन विभाग है उसकी क्या तैयारियां हैं, कितने पौधे जो हैं पूरे प्रदेश भर में लगाए जाएंगे और किस किस्म के जो है पौधों को प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाए? देखिए, पिछली बार हमने 1100 गाँव की योजना बनाई थी, हमने एक तरफा गाँव में लगाने की, कहीं भी वहाँ जगह खाली है तो वहाँ पेड़ लगाएंगे, और उसके लिए हमने वृक्ष मित्र भी रखे थे जी। अब की बार हमने 2200 गाँव की योजना बनाई, और अगली बार पूरा हरियाणा हम करेंगे, तो हम डबल करते जा रहे। पिछली बार 1100 थी, अब की बार 2200, अगली बार 3300 की कर देंगे, या जितने गाँव बचेंगे उन सारों को करेंगे, तो ताकि सारे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो सके, उसके लिए हमारा प्रयास है। अब की बार, पिछली बार हमारा जो टारगेट था वो 1,20,00,000 पेड़ था, अब की बार हमारा टारगेट जो है 3 करोड़ का है। उसमें 90 लाख पेड़ तो हम किसान को देंगे, जो कनौल वाला जो सफेदा होता है जी, तो वो हम किसान को देंगे ताकि उसकी आमदन बढ़ सके। और बाकी जो हमारे पास पेड़ हैं वो सारे जो परंपरागत पेड़ हैं, 40 प्रकार के पेड़ हमारे पास हैं, उनका हम प्लांटेशन करेंगे ताकि वो लंबे टाइम तक रहेंगे भी, और उनसे पर्यावरण में बड़ा भारी लाभ मिलेगा कि उनके पास टाइम पे हर वैरायटी का अगर पेड़ होगा तो किसी टाइम फल लगता है, किसी टाइम फल लगता है, तो जहाँ पक्षियों के लिए घोंसले के भी उसमें सुविधा होगी और वहीं उनके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगता रहेगा, तो निश्चित तौर से इससे पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलेगा। और जो डाइवर्सिटी की एक समस्या सामने आ रही थी कि पेड़ों में बहुत से पेड़ समाप्त होते रहते हैं, तो निश्चित तौर से उसमें भी लाभ मिलेगा। और आने वाले टाइम में हम इस संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि कम से कम 200 किस्म के बीज हमने अगली बार अर्जित करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इतनी वैरायटी उगाएं ताकि जो एक डाइवर्सिटी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही बहुत, तो उसका भी समाधान हो। सर, एक बड़ी योजना और जो है आपकी ओर से शुरू की जाने वाली थी, जो किसान के जो खेत में पुराने जो पेड़ लगे हैं उनको पेंशन दी जाएगी। कब तक जो है ये पेंशन उनको मिलनी शुरू हो जाएगी, और क्या साल भर साल वो बढ़ेगी या किस हिसाब से आप इसको देंगे? देखिए, अभी हमने उसकी घोषणा कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। हमारे पहले मैंने कई बार कहा था कि हमारी एक ऐसी योजना है, और उस पर हमने काम शुरू कर दिया, और लगभग 3,000 पेड़ ऐसे हैं हरियाणा में, वो संख्या बढ़ भी सकती है थोड़ी और भी, जो हमने चिन्हित किए वो लगभग 3,000 के आसपास पेड़ हैं जो हमने चिन्हित किए हैं, जिनकी आयु जो है वो 75 साल से ऊपर है, 70-75 साल से ऊपर है, 80 साल 100 साल है। तो उन पेड़ों की हमने एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, प्राणवायु देवता के नाम से एक योजना शुरू की, और हम उन पेड़ों को 2,500 रुपये पेंशन देंगे। और जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग हैं, जिस प्रकार उनकी 250 रुपये पेंशन हर साल बढ़ती है, तो इन पेड़ों की भी जो पेंशन है वो हर साल 250 रुपये उसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो उसमें हमने ये शुरुआत की, तो आने वाले टाइम में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो वृक्ष की जो खोखर होती है ना, उसमें अंडे देते हैं, और वहीं इस प्रकार का है, तो उससे जो पर्यावरण है उसके लिए उसमें हमने काफ़ी उसका लाभ रहेगा। और जो ऐसे जीव हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होते हैं, तो उससे भी बड़ा लाभ मिलेगा, तो उसका एक अच्छा मैसेज आएगा उससे। सर, जैसे मोरनी की बात हुई कि भाई टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए मोरनी क्षेत्र में जो है हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। कई इस तरह के स्पॉट भी हैं जो टूरिज़्म विभाग के अंडर आते हैं, लेकिन वो नुकसान में चल रहे हैं। उसको नुकसान से उभारने के लिए कोई नई योजना
या जो है कि हरियाणा का नाम उसमें जुड़े और जो पर्यटक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके? देखिए, पर्यटक के मामले में जब भी बात करते हैं ना जी, तब लगता है जैसे मेरा विभाग जो टूरिज्म विभाग है उसका काम है ये सारा का सारा जी। कि उसको अगर प्रॉफिट रहा तो वो ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं रहा तो वो गलत है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। जो टूरिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा संस्थान है वहीं ठहरेगा, वो बाहर भी ठहर सकता है। जी बिल्कुल। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे पर्यटन के जगह है जहाँ भी पर्यटन केंद्र हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको अच्छा किया जाए। मेरा मानना ये है। उसमें काम करने वाले लोग प्राइवेट अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए हम पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं, होम स्टे पॉलिसी लेके आ रहे हैं, फार्म स्टे पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो लोगों को मौका देंगे, लोग अपने घर पे भी ऐसा कर सकते हैं। लोग पहले भी तो आते थे, मेहमान ठहरते थे, और चलो उसमें कोई चार्जिंग तो नहीं होती, वो तो वैसा था। लेकिन क्योंकि अब दुनिया बदल गई, अब चार्जिंग वाला ज़माना आ गया, अब वैसे कोई जाता भी नहीं, किसी के यहाँ ठहरता भी नहीं, लेकिन घूमने का मन तो होता ही है सबका, और वो उस कल्चर को भी लोग देखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग काम करें, वो अपने घर पे ही 2 कमरे बना लें और 2 कमरों में ऑनलाइन बुकिंग हो, कोई भी व्यक्ति आए वहाँ ठहरे, उस जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी आनंद ले, और वहाँ का जो क्या कल्चर है उसके बारे में भी जानकारी ले। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा रोज़गार लोगों को मिलेगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो भी हमारे पर्यटन केंद्र हैं तो हम उनको डेवलप करेंगे, उनको सुंदर करेंगे। और जैसे अभी आपने पैराग्लाइडिंग की बात की, इस प्रकार की सुविधाएं शुरू करेंगे, काम लोग करेंगे, हम छूट देंगे इस प्रकार की, ताकि वो लोग काम करें, अपना व्यापार बढ़ाएं और उनका रोजगार बढ़ेगा तो अच्छी बात है। हमारा काम भी तो यही है ना, रोजगार देना ही। अगर हम ये रोजगार देने में इस प्रकार सफल रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी हाल ही में आपने सुना भी है, देखा भी है कि झज्जर में जो बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने वहाँ से जो है आपका नींव पत्थर हटा दिया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब जो किसान नेता है उनका बड़ा बयान ये आ रहा है कि जो सरकार है वो इस तरह जो है मुकदमे दर्ज ना करे और किसानों को उकसाने का काम कर रही है, और वहीं जो ये आंदोलन है इसको भटकाने का जो काम है वो सरकार कर रही है। देखिए, जिसने भी ये बयान दिया कतई गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब कानून तोड़ने वाले के पक्ष में अगर जाके कोई लोग बयान देंगे तो मैं समझता हूँ वो उनका भला नहीं कर रहे, उनको उकसा रहे कि आप कानून तोड़ो, आप कानून तोड़ो, आप कानून तोड़ो। और कानून तोड़ते तोड़ते जब वो ऐसी जगह चले जाएंगे कि उनको उसका जो दंड मिलेगा, तब ये जो कहने वाले हैं ना ये सब अपने घर चले जाएंगे, लोगों को आगे कर देंगे और उनको फंसवा देंगे ऐसे। तो कानून का पालन करना ही चाहिए एक व्यक्ति को। इसमें कौन सा क्या लॉजिक है कि अगर बीजेपी अपना कार्यालय बनाने लग रही तो उसकी ईंट उखाड़ने में क्या तर्क है? कोई मुझे बता दे कि क्या तर्क है उसका, क्यों उखाड़ दिया उन्हें बीजेपी के कार्यालय की ईंट उखाड़ी भी क्यों उन्होंने? मतलब इस तरीके से कुछ लोग ना मिसगाइड कर रहे हैं। उनके अपने बच्चे ठीक जगह हैं, उनका अपना काम ठीक जगह है, वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उकसा रहे, तुम कर दो, तुम कर दो, और तुम बहादुर बन जाओगे इससे। वाह वाह वाह, क्या कर दिया साहब, कमाल कर दिया लड़के ने, इसने ईंट उखाड़ दी। अब जो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो भुगता कौन? उसने भुगतेंगे वही आम आदमी। तो मैं समझता हूँ ये लीडरशिप कोई सही दिशा नहीं दे रही। लोगों को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। आपने देखा कि ये कश्मीर में क्या करते थे, ये पत्थर मारने वाले ही तो कराते, अपने बच्चे तो उनके पढ़ रहे इंग्लैंड में, लेकिन दूसरे के लोग बच्चों तो कहते कि मारो पत्थर, अब वो भुगता थे उसने। तो ऐसे ये लोग यहाँ भी इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और मुकदमे बढ़ जाएंगे, उसके बाद भुगतने पड़ेंगे, तो निश्चित तौर से उसके परिणाम खराब होंगे। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने भाइयों से यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए और कानून को अपने हाथ में कतई ना लें। निश्चित तौर से उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है कहीं इस प्रकार का होगा, ठीक करने के लिए सरकार ने कह दिया होगा चलो मुकदमे वापस लेंगे, तो सरकार भी कब तक मुकदमे वापस लेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए, और सब लोग अगर कानून के दायरे में रहेंगे तभी सबके अधिकार निकलेंगे। मेरे अधिकार तब निकलते हैं जब आप अपने नियमों का पालन करोगे, और जब मैं अपने नियमों का पालन करूंगा तब आपके अधिकार निकलेंगे। हमारे सबके अधिकार है एक दूसरे के नियमों के पालन करने पे। अगर हम नियमों का पालन करना छोड़ देंगे तो किसी का भी अधिकार बचने का ही नहीं है कुछ भी, और ये बिल्कुल जंगल राज बन जाए ऐसे। तो निश्चित तौर से इस पे इस तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सरकार इस प्रकार का अगर कोई करेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपने एक उदाहरण के तौर पर कश्मीर का नाम लिया, तो कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और जो है मुद्दा सामने आ रहा है, रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनका सामने आया, और जो कांग्रेस है इसके ऊपर बड़ा आरोप लगा रही है। आपकी मानसिकता इस तरह की है कि उनको वहाँ से निकालने का जो है काम किया जा रहा है, बीजेपी जो है उनको निकालने का काम कर रही है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, घुसपैठिया कोई भी हो, जो है
और जो गलत इरादे का घुसपैठिया है तो निश्चित तौर से उसको निकालना ही चाहिए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ घुसपैठियों को कोई रहने देता हो, सब देश इसी प्रकार से निकालते ही हैं। और ये घुसपैठिए जो हैं, आप इनका विचार कर सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, क्यों बसे जाएगा और बसाए क्यों। देखो, कोई आदमी म्यांमार से चला, ब्रह्मा से चला, और वो गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर वो आया कश्मीर में और वहाँ आएगा बसा, जबकि हिंदुस्तान का आदमी भी कश्मीर में नहीं बस सकता। अब से पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले बसे में, तो उस समय हिंदुस्तान का व्यक्ति भी वहाँ नहीं बस सकता था। ये आपने सुना भी होगा कि कश्मीर का कोई आदमी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन सका, लेकिन हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कश्मीर का वोटर नहीं बन सकता। तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में कैसे बस गए लोग। तो निश्चित तौर से ध्यान रखना चाहिए मेंटलिटी क्या है। ये वैसे ही कोई वैसे नहीं है क्या, वैसे ही है क्या वो, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, और उसको सरकारी जमीन पे जानबूझ के बसाया गया। उसके पीछे क्या टारगेट है वो आप निश्चित तौर से उस पर विचार कर सकते हैं कि क्या सोच है, क्यों बसाया जा रहा। जब क्या लगता है आपको सोच, क्या सोच हो नहीं, सोच आपको पता ही है क्या है कि किस प्रकार से संख्या बढ़ाने का और जिस प्रकार से संतुलन खराब करने का जिस प्रकार से है, तो निश्चित तौर से वही सोच है। इसके अलावा और क्या सोच हो सकती है। और अब अगर कुछ लोग कहें कि भी इनको निकालना चाहिए, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए, निश्चित तौर से इनको निकालना चाहिए। और कहीं भी देश में कहीं भी वो हैं, चाहे हरियाणा में क्यों ना हो, चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, अगर इस प्रकार के घुसपैठी हैं तो निश्चित तौर से निकालना चाहिए। कोई मजलूम है, कोई मुसीबत में है, किसी के साथ कहीं अन्याय लग रहा हो, तो ठीक है, उसको आप दे सकते हैं, पर इतना बड़ा हो थोड़ी। वो बांग्लादेश के हैं, वहाँ बसे तो बांग्लादेश में जाओ, बांग्लादेश में रहो, इसमें क्या बात था, या वहाँ पर ठीक तरीके से रहो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी आएगा और वो यहाँ बसेगा। और फिर दूसरी बात मेरा कहना ये है कि जो आपने लगा रखी 370 अब तक जो थी, आपने लगाई थी, और उसके ही सारी का सारी का उल्लंघन करने लग रही। मैं जैसे कहा कि वह राष्ट्रपति भी अपनी वोट नहीं बनवा सकता, तो आज नई पार्टियां आलोचना तो कर सका उसकी, ठीक है, वहाँ से निकालना हमारा काम है, सरकार का काम है। जो अब सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसका काम है। लेकिन जो और पार्टियां, उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है क्या, देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या। तो उनको भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि निश्चित तौर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अब तक मैं नहीं समझता कि शायद किसी पार्टी ने कोई बयान दिया हो ऐसा। सारी पार्टियां बिल्कुल चुपचाप बैठी, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी तरीके से वोट मिल जाए, चाहे देश का कुछ भी हो जो, लेकिन हमें वोट मिलना चाहिए। तो ये आप देख रहे कि किस प्रकार की स्थिति है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति सहित कई नेशनल मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर चर्चा की। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं अभिषेक तक्षक, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। तो जुलाई में बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी योजना है कि स्कूल को एहतियात के साथ खोल दिया जाए। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।